मैं वो नियन गुरुजी से मिलने आया हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी पहले ही सब जान चुके हैं। उन्होंने मुझे आप लोगों को यह बताने के लिए कहा है। दुनिया की हर चीज कर्मों के फल से जुड़ी है। वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप लोग कृपया वापस चले जाएं। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अगर आप उसे बचा सकते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। छोड़िए भी, वे बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मैं रुआन यान को जरूर बचाऊंगा। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया उसे बचा लीजिए। मेरी पत्नी को बचा लीजिए। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे बचा लीजिए। गुरुजी, आपसे प्रार्थना है, मेरी शिष्या को बचा लीजिए। अझेंग। दादाजी, दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता। अझेंग, हम एक परिवार हैं। अगर मेरी पोतो बहू बच जाए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सही कहा, हम एक परिवार हैं। वो नियन गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, रुआन यान को बचा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि आप दोनों का मन सच्चा है। वे एक काम कर सकते हैं, वे आपको एक तरीका बता सकते हैं, लेकिन अंत में यह सफल होगा या नहीं, वे इसकी गारंटी नहीं दे सकते। चाहे सफलता मिले या न मिले, मैं तैयार हूँ। गुरुजी, बस मेरी शिष्या बच जाए। हम कोशिश करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो जाए। हाँ, जब तक थोड़ी भी संभावना है, हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, हम कभी हार नहीं मानेंगे। गुरुजी, आप ही बताइए, हमें क्या करना होगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। गुरुजी का मतलब है कि यह काम केवल वही कर सकता है। आप कहिए, बस रुआन यान बच जाए तो मैं जरूर करूंगा। एक, ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो? हर कदम पर दंडवत प्रणाम करना, हर कदम पर सिर झुकाना, सिर झुकाकर पहाड़ की चोटी तक घुटनों के बल जाना होगा। मैं तैयार हूँ। एक बार की तो बात ही छोड़ो, भले ही 10 बार, 100 बार या 1000 बार, मैं सब करने को तैयार हूँ। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। तुम जो मांग रहे हो वह नियति के विरुद्ध है, यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इसलिए हर बार जब तुम दंडवत करोगे तो तुम्हारा शरीर ऐसा महसूस करेगा जैसे हजारों चींटियां तुम्हारे दिल को कुतर रही हों। इतनी ऊंचाई तक, इतना कठिन पहाड़, सिर्फ घुटनों के बल चलने से पैर जवाब दे जाएंगे और फिर भी सहना होगा इतनी सारी पीड़ा। क्या यह उसकी जान लेने के लिए है? मैं तैयार हूं। भले ही इतनी पीड़ा सहनी पड़े जो तुम मांग रहे हो, जरूरी नहीं कि वह पूरा हो। क्या तुम फिर भी तैयार हो? मैं तैयार हूं। हम, तो फिर जाओ।
तो फिर जाओ। पिताजी, पहाड़ की चोटी तक चलने में ही 1 दिन और 1 रात लग जाएगी। उसे अंधेरे से कितना डर लगता है, और फिर भी सहना होगा इतनी सारी पीड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि भले ही ऐसा हो, जरूरी नहीं कि वह छोटी रुआन को बचा पाए। उसे जाने दो। शायद इस तरह उसके मन को थोड़ी शांति मिले। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, अपनी पत्नी की सलामती के बदले। पिताजी, क्या आप वापस नहीं जाना चाहेंगे? हम यहां पहरा देंगे। नहीं, पूरा परिवार साथ रहे तो ही अच्छा है। मैं जियांग नानजेंग को बताना चाहता हूं, दादाजी हमेशा उसके पीछे, उसके साथ रहेंगे। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, अपनी पत्नी की सलामती के बदले। सूरज निकल आया। असंभव, असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। रुआन यान, जियांग नानजिंग, जियांग नानजिंग, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? मैं तुम्हें बुला रही हूं, क्या तुम सुन नहीं सकते? तुम मरे नहीं हो, तुम मरे नहीं हो। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही?
मरे नहीं, मरे नहीं। क्या मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ? तुम्हें अभी भी चोट लगी है? क्या तुम मुझे पहले छोड़ोगे? नहीं, नहीं। मुझे लगा तुम चले गए। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। डॉक्टरों ने कहा था कि अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। मैंने इतनी देर तक सीढ़ियों पर घुटने टेके। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं। तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। मुझे माफ कर दो। मैं बस। जियांग नानजिंग, जियांग नानजिंग, जियांग नानजिंग। क्या कोई है? जियांग नानजिंग। यह सब सिर्फ एक भ्रम था। वह जीवित कैसे हो सकती है? इतने सारे डॉक्टर, सब बेबस थे। मुझे क्या लगा था कि बस घुटने टेकने से सब कुछ बदल जाएगा। तुम बच्चे अभी होश में आए हो और सीधे बिस्तर से उठ गए। बुआ जी, क्या आप विदेश में नहीं थी? कंपनी में कुछ उथल पुथल है और घर में भी इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, तो मुझे वापस आना ही था। अरे यह, तुम जल्दी से लेट जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मुझे बाहर जाना है। मुझे रुआन यान को ढूंढना है। अरे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी बुआ से सुना है कि तुम दोनों पति पत्नी का प्यार बहुत गहरा है, लेकिन तुम इस तरह अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसे करोगे तो दादाजी का क्या होगा? क्या सच में सब कुछ बस एक सपना था? मैं फिर भी उसे बचा नहीं पाया। जल्दी से लेट जाओ। यह बच्चा कहीं पहाड़ पर चोट लगने के कारण इसका दिमाग तो नहीं फिर गया? इसका व्यवहार बहुत अजीब लग रहा है। नहीं, मुझे रिपोर्ट्स देनी होगी। कंपनी में हाल ही में कुछ हलचल हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं है। वैसे भी ये मर्द लोग थोड़े अनाड़ी होते हैं। मैंने तुम्हारे दादाजी और बड़े मामा को कंपनी भेज दिया है। अरे तुम वापस आ गए। जियांग नानजिंग कहाँ है? वह कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ हाँ, ऐसा लगता है जैसे इस लड़के का दिमाग ही खराब हो गया हो। बहुत अजीब है, दिमाग काम नहीं कर रहा। देखने में हमेशा खोया खोया सा रहता है। हम, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। अरे रुआन यान, तुम अभी ठीक हुई हो? अभी तुम्हें ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। मैं बस अभी जाकर वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। संभल कर। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बेकार हूँ? शायद। एक मर्द होकर अंधेरे से डरना सच में काफी शर्म की बात है। जियांग नानजिंग, हम, चलो मेरे साथ घर चलो। बेबी, मेरी प्यारी पत्नी, हम घर पहुंचते ही तुरंत अपना सामान पैक करेंगे। हमारी पहली मंजिल ला वेगास होगी, धूप सेंकने के लिए। अब इसकी जरूरत नहीं है। हम, क्यों? क्योंकि
मेरे पास अब मेरा अपना सूरज है। जियांग नानजिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे जीवन का अंत ही क्यों न हो जाए, मैं तब भी तुमसे प्यार करूंगा। रुआन यान, सूरज निकल आया है। आझेंग, तुम यह क्या कर रहे हो? जल्दी से वह चाकू नीचे रखो। नानफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? तुम जल्दी से चाकू नीचे रखो। जो भी बात है, हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी मत करो। चाची, चाचा, मेरी सारी संपत्ति और साथ ही जियांग ग्रुप में मेरे शेयर मैं तुम लोगों के नाम कर दूंगा। और फूफा जी, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी जगह दादाजी का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें और दुखी मत करना। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? यह कैसी संपत्ति और शेयर की बातें हैं? तुम अभी इतने जवान हो, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। यह सब क्यों कह रहे हो? बिल्कुल, तुम कितने नादान हो। सब कुछ तो ठीक था, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यह बहुत अशुभ है। अरे, मैंने तो कहा था न कि इसका दिमाग फिर गया है। मुझे रुआन यान की याद आ रही है। वह अकेली, जरूर बहुत अकेली महसूस कर रही होगी। क्या तुम सच में उसके पास जाना चाहते हो? हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ज्यादा से ज्यादा छोटी यान के बिस्तर के पास एक छोटा बिस्तर ही तो लगाना है। हाँ, क्या तुमने उसे नहीं बताया? छोटी यान को कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगा तुमने बता दिया होगा। ओह, मुझे लगा कि तुमने उसे पहले ही बता दिया है। अरे नहीं, सच में। रुआन यान अब नहीं रही। अरे, जल्दबाजी मत करो जियांग नानजिंग। रुआन यान, यह मुमकिन नहीं। यह मेरा भ्रम है। यह पक्का मेरा भ्रम है। यह जरूर मेरा भ्रम है। मैं बस उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे भ्रम हो रहे हैं। तुम चाकू क्यों उठा रहे हो? यह जाना पहचाना एहसास, यह भ्रम नहीं है। मेरी पत्नी, क्या यह सच में तुम हो? तुम मरी नहीं हो। आओ, बताओ, तुम अभी क्या करने वाले थे? क्या तुम मरना चाहते थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता था। मैं मरना नहीं चाहता था। यह सब उनकी गलती है। उन्होंने ही बात साफ साफ नहीं बताई, इसीलिए मुझे लगा तुम चली गई हो। सब उनकी गलती है। सब उनकी गलती है। मेरी प्यारी पत्नी, मुझे तो लगा था रोमियो और जूलियट वाली कहानी शुरू होने वाली है। तुम्हारे बेहोश होने से पहले क्या मैं तुमसे नहीं मिला था? जैसे ही मैं जागा, मैं तुम्हें देखने आया था। मैंने तुमसे बात भी की थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अब नहीं रहा? अरे, आप हैंग, तुम तो पहले ही रुआन यान से मिल चुके थे। मैं तो मिलने के बाद ही बेहोश हुआ था। अरे आप हैंग, बुआ की कमर में दर्द है, वो इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती। अरे नान, आप हैंग, बुआ की कमर वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं भी इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। हा, इतने बड़े हो गए हो, फिर भी अपनी मर्दानगी पर अड़े हो। मैं बस बहुत उत्साहित था, इसलिए बेहोश हो गया। जागने के बाद मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं कि क्या हुआ था। मुझे लगा कि जो मैंने तुम्हें पहले देखा था, वो सब बस एक भ्रम था। ठीक है, देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम यहाँ हो? मुझे पता है, मेरी पत्नी, लेकिन क्या अब से तुम मुझे मारना बंद करोगी? अरे, अब रुआन यान तुम्हें मार भी नहीं सकती। मार सकती हूँ, बिल्कुल मार सकती हूँ। मैं तो बस डर रहा था
कि मेरी पत्नी थक जाएगी। तुमने वो बेवकूफी भरी हरकत की, खुद को चाकू मारने की। तुमने कोई बड़ा चाकू क्यों नहीं चुना? थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और तेज, ताकि एक ही बार में काम तमाम हो जाए। अगले साल की बरसी पर हम सब साथ में मना लेंगे। बुआ, अरे मेरी पत्नी, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अपनी उम्र का लिहाज रखो। तुम, अरे बुआ, क्या तुम मुझे मारोगी? क्या तुम्हारा दिल मानेगा मुझे मारने का? मैं अभी भी जख्मी हूँ। मेरा माथा, मेरे घुटने, क्या तुम सच में मुझे मार पाओगी? ठीक है, ठीक है। बदतमीज लड़के, तुम्हें जीना ही होगा। अरे यार, दुख हो रहा है तो होने दो। मुंह से कड़वा बोलकर क्या मिलेगा? एक मर्द होने के नाते अपनी पत्नी की रक्षा करना, क्या यह मेरा फर्ज नहीं है? मुझे किस बात का दुख होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। जियांग नंझिंग, अरे मेरी प्यारी पत्नी, भविष्य में मेरे लिए ऐसी बेवकूफी मत करना। तुम्हें बचाना, इसे बेवकूफी कैसे कह सकते हैं? अगर मुझे दोबारा चुनना पड़े तो भी मैं यही करूंगा। सीढ़ियों पर घुटने टेकने की तो बात ही छोड़ो, चाहे मुझे तलवारों की धार पर चलना पड़े या आग के दरिया से गुजरना पड़े, मैं सब कुछ सह लूंगा। मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। जियांग नंझिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस पहाड़ पर घुटने टेकने से मैं बच जाऊंगी? क्यों नहीं? महागुरु ने कहा था कि इससे किस्मत बदली जा सकती है। तुमने खुद भी तो कहा था कि यह सिर्फ एक संभावना है। अगर गुरुजी ने हस्तक्षेप न किया होता तो चाहे तुम घुटने टेकते टेकते मर भी जाते तो भी सब व्यर्थ होता। गुरुजी, यह आखिर यह सब क्या हो रहा है? मेरी जान बचाने के बाद मेरे अंग तेजी से काम करना बंद कर रहे हैं। सखा वेनबाई ने अपनी सारी शक्ति खो दी और अब वे बड़ी मुश्किल से मेरी सांसें थामे हुए हैं। क्या मैं इतनी निकम्मी हूँ? सखा, सखा, ऐसा मत कहो। बचपन में गुरुजी हमें अभ्यास के अलावा कुछ भी करने नहीं देते थे। तुम ही तो मुझे चुपके से पहाड़ से नीचे ले जाते थे और मेरे लिए ढेर सारी अच्छी चीजें लाते थे। अब ये पुरानी बातें करके क्या फायदा? मैं फिर भी तुम्हें बचा नहीं पाया। अगर मैं 1 महीना और जी सकी तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। पिछले कुछ सालों में मैंने जो कभी महसूस नहीं किया था, वो आजादी और गर्माहट, मैंने सब कुछ अनुभव कर लिया है। मैं अब पूरी तरह संतुष्ट हूं। अब मरते समय मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। क्या अब हार मान लेना बहुत जल्दी नहीं होगा? गुरुजी, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। जब मैं दोबारा जागी तो मैं पूरी तरह ठीक थी। क्या तुम यह कह रहे हो कि मैं उस महागुरु द्वारा धोखे का शिकार हुई हूँ? मैं जानती हूँ कि W नियन महागुरु गुरुजी के सबसे करीबी मित्र हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा क्यों देंगे? तो फिर यह सब क्या माजरा है? हालांकि उस महागुरु ने सिर्फ संभावना की बात कही थी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे तुम्हें बचा ही लेंगे। अरे छोड़ो भी इन बातों को, बस तुम स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो, बस इतना ही काफी है। तुम्हें भी सुरक्षित और स्वस्थ रहना है। तो अब सो जाओ। यह दिन के उजाले में सोना ठीक नहीं है ना? ठीक है, तुम्हें अभी भी चोटें हैं, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अरे सो जाओ, सो जाओ। जियांग मिंग्यू, तुम जा रहे हो? इतनी हिचकिचाहट क्यों? दरवाजे तक तो आ गए हो, अब पीछे हटने का क्या मतलब है? माँ, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं आना चाहता। नानाजी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उनकी नजरों में सिर्फ
जियांग नंझेंग जैसा बेकार इंसान है तो फिर मैं क्यों यहाँ आकर अपमान सहूं? तुम क्या जानो, बड़ा काम करने वाले छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। अगर तुम इतनी सी बात नहीं सह सकते तो भविष्य में जियांग ग्रुप को कैसे संभालोगे? जियांग ग्रुप, मैंने तुम्हारे लिए सब पता कर लिया है। वह रुआन यान जिससे जियांग नंझेंग ने शादी की है, वह एक साधारण औरत नहीं है, वह मरने वाली है। उसके अंग काम करना बंद कर रहे हैं, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे। जियांग नंझेंग उसके लिए पागल हो चुका है। कभी घुटनों पर बैठना तो कभी रोना धोना। सच या झूठ, वह औरत क्या वह इतनी शक्तिशाली नहीं है? और क्या जादू टोना जानती है? उसने मुझे पहले बहुत परेशान किया था। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मौत से तो कोई नहीं बच सकता। इंसान है आखिर, मांस और खून का शरीर है, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। देखो, वह जियांग नंझेंग अब पूरी तरह से उसी औरत में खोया हुआ है। उसकी सूध बुद्ध खो गई है, उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा सामना कर पाएगा? सपना देखना छोड़ दो। वह औरत सच में चली गई है, वह पूरी तरह टूट चुका है। सच में हम बिल्कुल, तुम्हारे नाना जी, चाहे वह तुम्हें कितना भी नापसंद करें, क्या उनके पास कोई और विकल्प है? तुम ही तो जियांग परिवार के एकमात्र सक्षम वारिस हो। अगर वे तुम्हें विरासत नहीं देंगे तो किसे देंगे? लेकिन वह बूढ़ा आदमी जियांग नंझेंग के प्रति बहुत पक्षपाती है। भले ही वह टूट चुका हो, फिर भी जरूरी नहीं कि वह जियांग ग्रुप मुझे सौंप दे, वरना वह उस बाहरी रुआन यान के लिए मुझे कंपनी से बाहर नहीं निकालता और मुझे सबके सामने इतना अपमानित नहीं करता। मेरे होनहार बेटे, सत्ता का खेल यह इस पर निर्भर नहीं करता कि कौन क्या मानता है। असली बात तो यह है कि हवा का रुख क्या है। एक बार जियांग नानजेंग पूरी तरह खत्म हो जाए तो जियांग ग्रुप का कोई वारिस नहीं बचेगा। तब देखना, सारे पुराने शेयरधारक तुरंत घबरा जाएंगे और खुद ही तुम्हें गद्दी पर बिठा देंगे। भले ही तुम्हारे नाना कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, पर वे हालात के आगे झुक जाएंगे। तब तुम पूरे हुचेंग के सबसे ऊंचे शिखर पर होगे। तुम्हारे पास सत्ता होगी, तुम्हारे पास दौलत होगी। क्या तुम्हें अभी भी परवाह है कि तुम्हारे नाना तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं? वे तो खुद तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। माँ, जो कुछ भी आपने कहा, क्या वह सब सच है? बस रुआन यान का अंत हो जाए और जियांग नानजेंग का भी तो मैं हासिल कर सकूंगा। पूरा जियांग ग्रुप। माँ ने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? बिल्कुल सच है। ठीक है, मैं जाता हूँ। यह हुई ना बात। अंदर जाते ही मेरी आंखों के इशारों पर ध्यान देना, जैसा कहूं वैसा ही करना। अपनी बातों में थोड़ी मिठास घोलना, समझे? समझ गया माँ। चलो अभी निकलते हैं। बाईं तरफ से थोड़ा और ऊपर करो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, बस अब एकदम ठीक है। अरे वाह, हमारी छोटी यान और नानजिंग वापस आ गए। कितनी खुशी हो रही है। तुमने बताया भी नहीं कि दोनों बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, बिना बताए ही आ गए। अच्छा हुआ कि अस्पताल ने हमें फोन कर दिया, वरना तो हम इस सरप्राइज को मिस कर देते। यह वाकई एक बड़ा सरप्राइज है। पिताजी, अगर आप मुझसे पूछें तो थोड़ा अचानक होना चाहिए, तभी तो असली सरप्राइज का मजा है। हाँ हाँ हाँ, जब वे अंदर आएंगे। अरे, मैं जाकर तैयारी देखता हूँ। पटाखे तैयार रखो, देखना वे कैसे हैरान रह जाएंगे। पानी, हमारी प्यारी यान इतनी खुश है कि फूली नहीं समा रही। हाँ हाँ हाँ, सच में इन्होंने बहुत दुख झेले हैं, अब तो खुश होने का समय है। तुमने देखा, हमारी यान न सिर्फ दिल की अच्छी है बल्कि बहुत काबिल भी है। उसने नानजिंग को क्या खूब संभाल रखा है, सब उसकी बात मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसने कंपनी को स्थिर करने में भी मदद की है। अरे वाह, यह रुआन यान, वह तो मेरे जियांग परिवार की भाग्यशाली सितारा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। पहले तो मुझे चिंता थी, जियांग नानझेंग यह लड़का किसी की बात नहीं मानता था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था रुआन यान जैसी छोटी लड़की सच में बहुत काबिल है। उसने न केवल उसे सुधारा है बल्कि उसे एक जिम्मेदार इंसान भी बना दिया है। अब रुआन यान की सेहत भी ठीक हो गई है,
यह दोनों पति पत्नी भविष्य में निश्चित रूप से सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे। लगता है वे वापस आ गए हैं। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। क्या तुम हैरान हो? क्या तुम चकित हो? घर में स्वागत है। क्या वह रुआन यान नाम की औरत सच में अब ठीक नहीं हो सकती? क्या सच में? क्या जियांग नानझेंग पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, इसलिए वे लोग जानबूझकर हमें खुश करने आए हैं? यह दिखावा। क्या उन्हें पता था कि मैं वापस आ रहा हूँ, इसलिए खास स्वागत समारोह तैयार किया है? लगता है रुआन यान का अब कोई इलाज नहीं है। जियांग नानझेंग भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। नानाजी और बाकी लोग आखिरकार समझ गए कि जियांग परिवार अब सिर्फ मुझ पर निर्भर है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम क्यों नहीं आ सकते? जियांग परिवार मेरा भी घर है। मैं अपने बेटे को लेकर वापस आया हूँ दादाजी से मिलने। क्या तुम्हें पहले से सूचना देनी चाहिए थी? हमें और भी काम है। तुम्हारी खातिरदारी का समय नहीं है। तुम लोग दादाजी से मिल लो और जल्दी यहाँ से निकल जाओ। यहाँ और मुसीबत मत बढ़ाओ। जीजाजी, आपकी यह बात बहुत बुरी लगी। जीजाजी, आपकी बातें बहुत कड़वी हैं। मैं पिताजी की सगी बेटी हूँ। मिंग्यू पिताजी का सगा पोता है। हम अपने बुजुर्गों से मिलने आए हैं। यह हमारा कर्तव्य है। इसमें मुसीबत कहाँ है? और वैसे भी तुम लोग इतना जश्न मना रहे हो, क्या कोई अच्छी खबर है? क्या जियांग नानझेंग आखिरकार समझ गया है कि उसे उस बीमार औरत को छोड़ देना चाहिए? तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? रुआन यान हमेशा हमारे जियांग परिवार का हिस्सा रहेगी। तुम यहाँ फालतू बातें बंद करो। धत, मैंने तो पहले ही सब कुछ पता लगा लिया है। वह रुआन यान, उसके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जियांग नानझेंग उसके लिए पागल हो चुका है। कभी घुटनों पर बैठना, कभी भावुक होना, यह सब बहुत शर्मनाक है। क्या तुम्हें और बकवास करनी है? मेरी बात सुनो। तुम लोग इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? क्या तुम लोगों ने सच्चाई स्वीकार नहीं कर ली? क्या तुम लोग जियांग नानझेंग को नई जिंदगी शुरू करने देने के लिए तैयार हो? और सुनो, शादी से किस्मत बदलने का क्या फायदा? किस्मत को बदला नहीं जा सकता। वह औरत अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी। बस बहुत हुआ। अगर तुम लोग यहाँ झगड़ा करने आए हो तो अभी के अभी बाहर निकल जाओ। रुआन यान का मामला तुम लोगों के बस की बात नहीं है। फालतू की बातें बंद करो। हमारे जियांग परिवार के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। पिताजी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह हमारे जियांग परिवार की भलाई के लिए है। वह रुआन यान तो मनहूस है। जब से वह इस घर में आई है, नानझेंग के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब तो वह खुद मरने की कगार पर है और हमारे नानझेंग को भी बर्बाद कर रही है। उसकी आत्मा भटक रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जियांग परिवार पूरी तरह तबाह हो जाएगा। नानाजी, मेरी माँ सही कह रही है। रुआन यान हमारे लिए बाहरी है। वह सिर्फ कुछ जादू टोने के हथकंडे जानती है। पहले उसने कंपनी में अपनी जादुई चालों से मुझे बाहर निकलवा दिया था। अब वह खुद मुसीबत में फंसी है, फिर भी मेरे चचेरे भाई को परेशान कर रही है। नानाजी, ऐसा करना हमारे जियांग परिवार के लिए ठीक नहीं है। जियांग मिंग्यू, तुम्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आती? मैं विदेश में था, तभी मैंने सब सुन लिया था। अगर तुमने बाहरी लोगों से हाथ न मिलाया होता और अपना स्वार्थ न देखा होता तो क्या रुआन यान तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल पाती? साफ साफ तो तुम हो जिसने गलत काम किए और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हो। मैंने जो भी किया जियांग परिवार के लिए किया। वे बूढ़े लोग बस अपनी कुर्सियां पकड़कर बैठे थे, काम कुछ नहीं करते थे। मैंने अपने लोगों को वहां रखा ताकि मैं अपने चचेरे भाई की मदद कर सकूं, कंपनी को बेहतर ढंग से चलाने में। क्या मैंने कुछ गलत किया? वह रुआन यान ही थी जिसने बिना सोचे समझे मुझे बाहर निकाल दिया। वह बस मेरी काबिलियत से जलती है। मिंग्यू, तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। जो तुमने खुद किया उन कामों के लिए तुम अभी भी अपनी काबिलियत का दावा कर रहे हो। काबिलियत? अगर रुआन यान ने समय रहते पता न लगाया होता तो शायद आज पूरा जियांग ग्रुप तुम्हारी वजह से खाली हो चुका होता। मिंग्यू अभी जवान है, गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन मिंग्यू का इरादा नेक है। वह हमारे जियांग परिवार के बारे में सोचता है। और जियांग नानझेंग का क्या? दिन रात बस अय्याशी में डूबे रहना। अगर रुआन यान न होती
तो हमारे जियांग परिवार का कारोबार कब का बर्बाद हो चुका होता। अरे, जियांग नानझेंग जैसा भी है, कम से कम उन लोगों से तो बेहतर ही है जो बस दूसरों की मेहनत पर पलते हैं। हम्फ। और वैसे भी अब तो वह पूरी तरह बदल चुका है। हम्फ, बदल गया है। वह जियांग नानझेंग एक मरने वाली औरत के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। वह भला कैसे हमारे जियांग ग्रुप को संभालेगा। मेरी मानो तो हमारे जियांग परिवार का कारोबार जल्द ही उसके हाथों तबाह हो जाएगा। पिताजी, अब तो होश में आइए। जियांग नानझेंग में तो बॉस बनने की काबिलियत ही नहीं है। दिन रात बस एक औरत के पीछे पागलों की तरह घूमता रहता है। उसके पास भला कहाँ फुर्सत है कंपनी संभालने की। वह मिंगयू जैसा नहीं है। हमारा मिंगयू तो युवा और काबिल है, काम की समझ रखता है और महत्वाकांक्षी भी है। वही हमारे जियांग ग्रुप के लिए सबसे सही उत्तराधिकारी है। पिताजी, मेरा मानना है कि आपको जल्द ही कंपनी मिंगयू को सौंप देनी चाहिए, ताकि हमारे जियांग परिवार का कारोबार जल्द से जल्द किसी सुरक्षित हाथों में आ जाए। दादाजी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं वादा करता हूँ कि मैं जियांग ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा और आपको हुचिंग में सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दूंगा। क्या तुम इसके लायक भी हो? ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या तुम वाकई जियांग परिवार की भलाई चाहते हो? तुम तो बस अपनी सत्ता और स्वार्थ के भूखे हो। तुम जैसे नीच इरादे वाले इंसान को अगर मैं कंपनी सौंप भी दूं, तो तुम उसे बर्बाद ही करोगे। अरे पिताजी, आप मिंगयू के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मिंगयू को अपनी गलती का एहसास है। आपको उसे कम से कम सुधरने का एक मौका तो देना चाहिए। मौका? क्या मैंने उसे कम मौके दिए हैं? उसने हर बार मुझे निराश किया है। बाहरी लोगों के साथ मिलकर साजिश करना, अपना जेब भरना, अपनों के बीच फूट डालना। तुम ही बताओ, ऐसे नीच इंसान को क्या मैं कंपनी सौंपने का जोखिम उठा सकता हूँ? तो क्या जियांग नानझेंग मुझसे बेहतर है? वह तो बस एक अय्याश इंसान के सिवा कुछ नहीं है, एक आवारा। भले ही जियांग नानझेंग पहले एक आवारा था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। वह रिश्तों की कद्र करता है। रुआन यान के लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। उसकी यह हिम्मत और जिम्मेदारी तुमसे 100 गुना बेहतर है। पिताजी, आप बहुत पक्षपाती हो रहे हैं। जियांग नानझेंग बस एक निकम्मा इंसान है। भले ही वह अब सुधर गया हो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या वह हमारे जियांग ग्रुप को संभाल पाएगा? मिंगयू आपका अपना पोता है, अगर आप उसे एक मौका देंगे तो क्या बुराई है? छोटे भाई, अब यहाँ अपनी जुबान मत थकाओ। मैंने फैसला कर लिया है, जियांग ग्रुप सिर्फ नानझेंग का ही होगा। तुम दोनों यह उम्मीद छोड़ दो। क्यों? मुझे यह मंजूर नहीं। जियांग नानझेंग ही क्यों? जियांग मिंगयू क्यों नहीं? मैंने सब पता लगा लिया है। वह रुआन यान नाम की औरत भले ही अभी न मरे, पर वह ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। हम रुआन यान के मरते ही जियांग नानझेंग खत्म हो जाएगा। तब जियांग ग्रुप का कोई वारिस नहीं बचेगा। पिताजी, अगर आप सहमत नहीं भी हुए तो कंपनी के पुराने दिग्गज मिंगयू को ही समर्थन देंगे। सही कहा नानाजी, मैंने पहले ही कुछ पुराने शेयरधारकों से बात कर ली है। वे सब यह मानते हैं कि मैं अपने चचेरे भाई से कंपनी संभालने के लिए ज्यादा काबिल हूँ। जैसे ही जियांग नानझेंग गिरेगा, वे सब मिलकर मुझे आगे बढ़ाएंगे। तब नानाजी, आपकी मर्जी का भी कोई मोल नहीं रहेगा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरे अरे, पिताजी पिताजी पिताजी, शांत हो जाइए, अपना गुस्सा शांत कीजिए। इन लोगों की बातों पर ध्यान न दें। मैं तुम दोनों को सलाह देता हूँ कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ, वरना जब नानझेंग और रुआन यान वापस आएंगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रुआन यान और जियांग नानझेंग, उनके वापस आने से क्या फर्क पड़ता है? वह रुआन यान तो बस मरणासन्न है और वह जियांग नानझेंग एक आवारा ही तो है। वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? वह जियांग नानझेंग एक आवारा है, वह हमारा आखिर क्या बिगाड़ लेगा? तुम यहां से दफा हो जाओ। अरे पिताजी, मैं आपको सलाह देता हूं कि अब और जिद ना करें। बेहतर होगा कि कंपनी मिंगयू को सौंप दे। मैं और मिंगयू आपके बुढ़ापे में सेवा कर लेंगे। जैसे ही वह रुआन यान मर जाएगी, जियांग नानझेंग भी बर्बाद हो जाएगा। तब तक मैं मर जाऊंगा, मुझे क्यों नहीं पता। माँ, यह लड़की तो बड़ी चमक रही है।
लगता है तुमसे भी बेहतर स्थिति में है। जरा भी नहीं लग रहा कि वह मरने वाली है। चुप रहो, मैं अंधा नहीं हूँ। नानजिंग, जियाओ यान, तुम लोग वापस आ गए। बुआ, दादाजी, दादाजी। ओह, बुआ और चचेरे भाई भी आए हैं। आनंद वापस आ गया, वापस आ गया और बिल्कुल स्वस्थ होकर लौटा है। बस जैसे ही मैं लौटा, मैंने सुना कि कोई कह रहा था मेरी पत्नी मरने वाली है। मैं पागल हो जाऊंगा। स्वस्थ वापस आए, यह अच्छी बात है ना? है ना? मुझे और मिंग्यू को कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। अरे बुआ, चचेरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? तुम लोगों का क्या मतलब है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? बुआ और चचेरे भाई को मेहमान नवाजी करने दो। क्यों? है ना? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें वापस जाना है, जरूरी काम है। हम सब एक परिवार हैं। मेहमान नवाजी जैसी क्या बात है ना? पिताजी, क्या आप जियांग नानजिंग को, एक छोटे सदस्य को और रुआन यान जैसे बाहरी व्यक्ति को अपनी सगी बेटी और पोते को परेशान करने देंगे? बाहरी व्यक्ति, बच्चे, परिवार की परिभाषा सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होती। इसमें एक दूसरे के प्रति भावनाएं भी होती हैं। खुद से पूछो, क्या तुमने कभी हमें अपना परिवार माना है? आप हैंग, इन लोगों का नाम वंशावली और पारिवारिक फंड से हटा दो। मैं मान लूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। जो करना है करो। आप लोग खुद देख ले क्या करना है। मैं तो बहुत पहले से ऐसा करना चाहता था। नानाजी, नानाजी। पिताजी, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या? रुआन यान, यह सब तुम्हारी वजह से है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अपनी ही बेटी के साथ। अपने किए का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। माँ, जियांग नानजिंग। अरे आंटी, जो भी कहना है शांति से कहिए, हाथ मत उठाइए। क्या? अपने नाम के सारे शेयर मेरे बेटे के नाम कर दो, वरना मैं उसे मार डालूंगा। अब डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। सच में बहुत डर लग रहा है। डर है कि तुम्हें कुछ हो न जाए। धिक्कार है, मौत सिर पर खड़ी है। मुझे तो लगता है तुम्हें इस औरत की कोई परवाह नहीं है। अरे आंटी, आप ऐसी बातें करेंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरी काबिलियत पर शक कर सकती हैं, पर आप मेरी पत्नी के प्रति मेरे प्यार पर शक नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर अपने शेयरों के बदले इसे ले लो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कोई चालाकी मत करना। रुआन यान मेरे कब्जे में है, बकवास बंद करो। रुआन यान, यह वही है। उसी ने मुझे परिवार की संपत्ति हथियाने के लिए मजबूर किया, और अभी थोड़ी देर पहले उसी ने चाकू दिखाकर तुम्हें धमकाया था। अगर तुम्हें सबक सिखाना है तो उसे सिखाओ, मुझे छोड़ दो। जियांग मिंग्यू, तुम यह क्या कह रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया, किसके लिए किया? क्या? बकवास बंद करो। मुझे अपना सरनेम बदलने पर मजबूर किया। मुझे दादाजी को खुश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, और फिर मुझे एक कुत्ते की तरह जियांग परिवार में रहना पड़ा। क्या यही है वो जो तुम मेरे भले के लिए कर रही थी? मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो? माँ, हम दोनों को एक दूसरे पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने पिता के साथ कौन सा अच्छा बर्ताव किया है, यह सब तो मैंने तुमसे ही सीखा है। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। मुझे छोड़ दो, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम नमकहराम हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो। शोर, मारना है तो मारो। तुम समझते क्या हो खुद को? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ये एहसान फरामोश झगड़ा कर रहे हैं, इसमें क्या देखने लायक है? मैं बस सोच रहा था, दादाजी ने जो अभी कहा, क्या एक परिवार की परिभाषा सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनती, यह बंधन, बल्कि यह देखना है कि दूसरों का दिल आपके लिए कैसा है। हम बूढ़े दादाजी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है।
तुम मामा और बुआ को देखो तो समझ जाओगी। मामा और बुआ, जब मेरे माता पिता का निधन हुआ मैं बहुत छोटा था। जियांग परिवार उस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। दादाजी की उम्र भी काफी हो गई थी। वे बहुत सी चीजों का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। मामा को डर था कि कोई मुझे नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वे सीधे मुझे यहाँ ले आए। जियांग परिवार में मेरी देखभाल के लिए बुआ ने भी पूरे दिल से मेरे लिए अपने खुद के परिवार को छोड़ दिया। अच्छा तो ऐसी बात है। इसलिए बूढ़े दादाजी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते जो हमें जोड़कर रखें। सच्चा प्यार खून के रिश्तों का मोहताज नहीं होता। एक परिवार। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस अचानक अपने गुरु भाई के बारे में सोचने लगी। जब तुम मेरे साथ हो तब भी दूसरे मर्द के बारे में सोच रही हो। वह मेरे गुरु भाई हैं, मेरे परिवार जैसे हैं। तो अगर मैं और तुम्हारे गुरु भाई एक साथ पानी में गिर जाए तो तुम पहले किसे बचाओगी? अरे तुम भी रुआन यान, तुम हिचकिचा रही हो। अगर मैं और दादाजी एक साथ पानी में गिर जाए तो तुम किसे बचाओगे? मुझे तैरना नहीं आता। जियांग नानजिंग, परिवार के सदस्यों को तराजू पर तौलकर तुलना नहीं की जा सकती। छोटी मालकिन, बाहर कोई आया है। आपके गुरु भाई आपसे मिलने आए हैं। मेरे गुरु भाई। मैं समझ गई, कृपया उन्हें अंदर ले आइए। जी ठीक है। नाम लो शैतान का। शैतान हाजिर। कहावत है ना, पिछली बार हम दोनों अस्पताल से होश में आए थे तब से वो ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में घुल गया हो। अब अचानक वो मिलने आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें किसी दूर जंगल में ले जाकर बेच देगा? अरे गुरु भाई, गुरु बहन, गुरु भाई, ही कितने दिनों बाद मिले हैं। गुरुदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अगर आप उसे बचा सकें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। छोड़ो भी, गुरुदेव ने कह दिया है कि वो दखल नहीं देंगे तो वो बिल्कुल नहीं देंगे। हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। शिंग, मुझे रुआन यान को बचाना ही होगा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मेरे गुरु भाई ने आखिरकार मुझे जवाब दिया। गुरु भाई, इस बार आने का क्या कारण है? हाँ बिल्कुल गुरु भाई, क्या बात है? बैठिए, आराम से बात करते हैं। मैं किसी को चाय लाने के लिए कहता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। मैं गुरु बहन को वापस ले जाने आया हूँ। कहाँ वापस? बेशक अपने संप्रदाय में। यह मुमकिन नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्यों? वो अब मेरी पत्नी है, जियांग परिवार का हिस्सा है। वो अभी भी गुरु की शिष्या है, संप्रदाय का एक हिस्सा है। हमने शादी रजिस्टर करवाई है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। वो तुम्हारे जियांग परिवार की जागीर नहीं है। तुम जियांग नानजिंग, गुरु भाई के साथ बदतमीजी मत करो। हाथ नीचे करो। पत्नी, तुम्हारे गुरु भाई तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहते हैं। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? हाथ नीचे करो। गुरु बहन, चलो मेरे साथ वापस चलो अपने असली घर। वो नहीं जाएगी, यही उसका घर है। गुरु भाई, मैं अब संप्रदाय वापस नहीं जाऊंगी। ही, तुमने सुना ना, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे उस पुराने संप्रदाय में नहीं जाएगी। तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारा चुनाव है। गुरु भाई, मैं समझ गया। क्या मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया? मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम पूरी उम्र वापस मत जाओ। बस उसका अंदाज साफ तौर पर यह था कि तुम्हें हमेशा के लिए दूर कर दूं। यह सब मेरा अपना फैसला था। तुमने मुझे मुश्किल में नहीं डाला। बस क्या? बस मुझे लगता है कि मेरे गुरु भाई कुछ अजीब है। क्या कुछ गड़बड़ है? मुझे तो साफ दिख रहा है कि उनकी नीयत साफ नहीं है। वो मेरे गुरु भाई हैं, तो क्या हुआ? वो भी एक मर्द ही है। मर्दों की ये छोटी छोटी चालें मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। पहले कहते हैं कि तुम्हें ले जाएंगे, और अगर तुम मना कर दो तो वो मासूम बनने का नाटक करते हैं, बेचारा बनने का ढोंग, फिर दुखी होकर चले जाना ताकि तुम्हें पछतावा हो। तो अभी जो तुमने इतने मासूम बनकर कहा कि क्या मैंने तुम्हें
मुश्किल में डाल दिया है। क्या वो भी तुम्हारी मर्दों वाली चाल थी? हम दोनों अलग हैं। ही क्या अलग है? मैं तुम्हारा पति हूं। मैं जो कहता हूं वो तो प्यार भरी बातें हैं। हूं और दूसरों की बातें नाटक हैं। हाँ, बचकाना। जो कहना है कहो। आखिरकार मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। हम गुरु भाई अचानक मुझे वापस ले जाने पर क्यों अड़े हैं? क्या गुरुदेव ने? गुरुदेव, घुटनों पर बैठो। जी, जानते हो मैंने तुम्हें घुटनों पर क्यों बिठाया है? शिष्य अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, अपनी गुरुबहन को वापस नहीं ला सका। सजा तो मिलनी ही चाहिए। वेनबाई जी, तुम क्यों नहीं अपनी गुरुबहन को वापस ला सके? मैं, तुम, सब कुछ ठीक है। बस तुम्हारा दिल बहुत नरम है, इसीलिए बाहरी लोगों को मौका मिल गया। वेनबाई, तुम और तुम्हारी गुरुबहन साथ में बड़े हुए हो, बचपन के साथी हो। शुरुआत में गुरुदेव को तुम पर ही सबसे ज्यादा भरोसा था। सोचा न था कुछ समय की साधना के बाद संप्रदाय इतने बड़े संकट में आ जाएगा। तुम्हारी गुरुबहन संकट को टालने के लिए आखिरकार एक बाहरी लड़के के साथ चली गई। यह मेरी नाकामी है। मैं संकट को नहीं सुलझा सका और गुरुदेव को और गुरुबहन को खुद आगे आना पड़ा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि गुरुदेव इतने नासमझ हैं कि वो समझ नहीं पाएंगे कि तुम अपनी गुरुबहन का पक्ष ले रहे हो? क्या तुम उसे बचा रहे हो? अगर तुम्हारी शिष्या का मन भ्रमित न होता और वह खुद को दांव पर न लगाती उस जियांग लड़के को बचाने के लिए, तो यह संकट कब का टल गया होता। तुम्हारी शिष्या, उसकी यह हालत न होती कि वह मरने के कगार पर पहुंच जाए। गुरुदेव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैंने आपको दोषी नहीं ठहराया है। आपकी शिष्या का इरादा, वह तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। तुम दोनों मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो और तुम दोनों की ही एक घातक कमजोरी है। तुम दोनों का दिल बहुत कोमल है। शायद यह हमारी गलती है कि हमने तुम्हें सही शिक्षा नहीं दी। तुम अक्सर उसे पहाड़ों पर धूप सेंकने ले जाते थे, अभ्यास के बहाने उसे बाहर घुमाने ले जाते थे। हर बार वापस आते समय उसके लिए कुछ न कुछ स्वादिष्ट लाते थे। क्या आपको यह सब पता था? तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों की यह चाल बहुत चतुर थी? नहीं, तुम बहुत नादान हो। जब भी तुम सबके सामने कोई गलती करते थे तो निष्पक्ष दिखने के लिए मुझे समान रूप से दंड देना पड़ता था, लेकिन जो बातें किसी को पता नहीं चली गुरुदेव, वह इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें मानता हूं अपनी संतान की तरह। बच्चे हैं, गलतियां तो हो ही जाती है। एक गुरु होने के नाते मैं बस एक आंख बंद कर सब अनदेखा कर देता था। गुरुदेव, आप और रुआन यान मेरे सामने ही बड़े हुए हैं। तुम्हारे मन की बात मैं भली भांति जानता हूं। गुरुदेव, मैं बस आपको बताना चाहता था कि कोई भी बात इस नियम से बच नहीं सकती कि जो पहले आया वही हकदार है। इंसान जब किसी को पसंद करता है तो उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले आओ पहले पाओ, सही कहा ना? साफ है कि मैं ही उसके साथ बड़ा हुआ हूं, फिर उस लड़के को मुझसे आगे क्यों जाने दिया? गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। बहुत अच्छा, तुम्हें अपनी शिष्या को वापस संप्रदाय लाना ही होगा। यही तुम्हारा असली घर है। मैं समझ गया। धन्यवाद गुरुदेव। आखिरकार तुम ही हो जो खुद अपने हाथों से बड़ा किया हुआ बच्चा, फिर भी दिल में कोई दया नहीं, उसे अपनी उंगलियों पर नचाया। अगर मेरा दिल पिघल गया तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हल्का एक पन्ना, साल का सफेद
लो। अब से तुम्हारा नाम रुआन यान होगा। तुम मेरी शिष्या हो। बिल्कुल। यह संप्रदाय अब तुम्हारा घर है। अंदर जाओ। तुम्हारे गुरु भाई अंदर हैं। वह तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ठीक है। यह वही है जिसे तुमने दुनिया भर में ढूंढ निकाला है। अमरता की महान संरचना के साथ मेल खाने वाली किस्मत वाली लड़की। हाँ, जब तक वह संप्रदाय में रहेगी, संरचना उसकी किस्मत का उपयोग कर सकेगी। पुनः आरंभ। उसके 24 साल का होने का इंतजार करो, तब अनुष्ठान किया जा सकता है। उस समय तुम और मैं अमरता प्राप्त कर सकेंगे। घर। हम्फ। गुरुदेव, सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मैं ही अपने गुरुभान को नीचे ले गया था। तुम लोग कहाँ गए थे? उसकी किस्मत में कमी क्यों है? कैसी कमी? रो मत। जब तक तुम नहीं रोगी, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। क्या यह सच है? सच है। रंग रंग जिनलिंग सभा। रंग रंग मिजियान लिंग सभा। हल्का सुअन जियांग दलिया जिंगन रंग। अब से मेरी और तुम्हारी किस्मत जुड़ी हुई है। अगर तुम खतरे में पड़ोगी तो मुझे पता चल जाएगा। नहीं, रुआन यान अभी छोटी है। जबरदस्ती किस्मत को अलग करना उसकी नींव को नुकसान पहुंचाएगा। उस समय संरचना को ठीक करना और मुश्किल होगा। नुकसान फायदे से ज्यादा होगा। गुरुदेव, सजा देनी है तो मुझे दीजिए। गुरुदेव, सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मैंने ही जिद की थी कि गुरुभाई मुझे नीचे ले चले। रहने दो। इस बार के लिए माफ किया। कितनी दुख की बात है। एक कदम की गलती, हर कदम पर गलती, यही तो बाद में लिंग संकट का कारण बना। रुआन यान को भी नहीं मना पाए कि जियांग नानझेंग को अनुष्ठान के लिए ले आएं, ताकि जियांग नानझेंग की ऊर्जा को अलग किया जा सके और उसकी अपनी ऊर्जा को पूर्ण किया जा सके। अगर तुम न होते तो यह महाअनुष्ठान शायद सफल न हो पाता। स्थिति बहुत गंभीर है। रुआन यान जियांग नानझेंग को बलि के लिए नहीं लाएगी। अगर हम उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करेंगे तो डर है कि दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो रुआन यान को खुद ही अनुष्ठान करना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता। अगर रुआन यान ने अधूरी ऊर्जा के साथ अनुष्ठान किया तो अमरता का यह महाअनुष्ठान सफल होना तो दूर की बात है, वह खुद भी मौत के मुंह में चली जाएगी। मेरी बात सुनो। उसे अभी अनुष्ठान करने दो। जब वेन बाई को पता चलेगा तो वह रुआन यान को यूं ही मरने नहीं देगा। वह रुआन यान को बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। बस इस दौरान जियांग नानझेंग को सब कुछ पता चल जाए। फिर मेरे पास एक तरीका है जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। गुरुदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अगर आप उसे बचा सकें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बस जियांग नानझेंग पहाड़ की तलहटी से चोटी तक घुटनों के बल चलने को तैयार हो जाए। फिर मैं अपनी तांत्रिक विद्या से समय आने पर किसी को भनक भी नहीं लगेगी और चुपके से सारी ऊर्जा रुआन यान को वापस लौटा दूंगा। इस तरह रुआन यान जीवित भी रहेगी और उसकी ऊर्जा भी पूरी हो जाएगी। एक पंथ दो काज। इन बातों को छोड़ो। जल्द ही रुआन यान 24 साल की होने वाली है। उसे जल्द से जल्द वापस लाना होगा। जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तो उसे अर्पित कर देना। तब हमारा बड़ा काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है वेन बाई अपनी काबिलियत दिखाएगा और उसे वापस ले आएगा, वरना हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अनुजा, मेरे साथ संप्रदाय वापस चलो। मैंने पहले ही कहा था, यह मुमकिन नहीं है। रुआन यान मेरी पत्नी है, वह तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। अनुजा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इन सभी वर्षों में तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली। क्या तुम्हें सच में कुछ भी एहसास नहीं हुआ? गुरु भाई, हाँ। सुनो, तुम तो बहुत ही चालाक निकले। शुरुआत से ही मेरी पत्नी पर नजर थी तुम्हारी। तुम्हारी ये गंदी नियत बहुत ही साफ दिख रही है। गुरु भाई, मैं पहले से ही विवाहित हूँ, मुझे परवाह नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे साथ संप्रदाय वापस चलो।
हमारे पुराने दिनों की तरह। गुरु भाई, क्या तुम्हें याद नहीं, जब तुम पहली बार संप्रदाय आई थी तब तुम सिर्फ 6 साल की थी। बहुत डरपोक हुआ करती थी। जब गुरुजी तुम्हें अभ्यास करवाते थे तुम हमेशा छुपकर रोती थी। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसे पकड़ो। अनुजा, तुम्हें क्या हुआ है? संप्रदाय का आसमान धुंधला सा है, सूरज की रोशनी भी नहीं दिख रही। चलो गुरु भाई, मैं तुम्हें ले चलता हूँ जहाँ सूरज की रोशनी पहुंचती है। हम चलो। तुम्हें अपने साथ ले जाने दो। अनुजा, तुम पागलपन कर रही हो। मैंने कहा था ना, संप्रदाय छोड़कर कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तुम दोनों क्या मेरी बातों को अनसुना कर रहे हो? इन सभी वर्षों में हमेशा हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने रहे। क्या तुम्हें ये सब याद नहीं? मुझे ये सब बातें याद है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे भाई जैसा माना है। तुमने मेरे लिए जो किया मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगी। पर मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता। गुरु भाई, क्यों? मैं ही तो तुम्हें सबसे पहले मिला था। गुरु भाई शांत हो जाओ। मैं बिल्कुल शांत हूँ। हाँ, याद आया। और भी, जब तुम पहली बार नीचे आई थी मैं ही तुम्हें छुपकर ले गया था। क्या तुम्हें ये याद है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब फिर से याद दिलाऊंगा। तब तुम समझ जाओगी कि कौन है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है और कौन है जिसे तुम्हें चुनना चाहिए। हाँ, तुम मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? गुरु भाई, पहले मुझे छोड़ो। यान, यह वही जगह है जहाँ तुम पहली बार नीचे आई थी। क्या तुम्हें याद है? उस दिन मैं तुम्हें छुपकर ले आया था। पहाड़ से नीचे उतरना। तुम सड़क किनारे वाली कैंडी की तरफ ऐसे देख रही हो जैसे नजरें हटाना नामुमकिन हो। मैं अभी तुम्हारे लिए एक खरीद लाता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। बिल्कुल बचपन की तरह। गुरु भाई, प्रिय, तुम ठीक तो हो? उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अरे अनुजा, देखो। अनुजा, इसे लो, खा लो। मीठा खाने से मन प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारे लिए। ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने शुरुआत से ही मुझे जवाब दे दिया था। गुरु भाई, मुझे खेद है। मैं तुम्हारी भावनाओं का उत्तर नहीं दे सकती। परिवार के अलावा किसी भी अन्य भावना के लिए मैंने हमेशा तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह माना है। क्यों? जबकि मैंने तुम्हें सबसे पहले जाना था। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहा, पहले आने और बाद में पाने की जिद्दा। पर मैंने देखा कि तुमने अपना सारा प्यार किसी और को दे दिया। मैंने तुम्हारे लिए 10-12 साल इंतजार किया। आखिर उसे ऐसा क्या मिला? बिना किसी मेहनत के तुम्हारे दिल की पूरी जगह मिल गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ? हाँ, मैं पागल ही हो गया हूँ। शायद गुरुजी सही कहते थे, जो चीज चाहिए उसे छीनना ही पड़ता है। अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। तुम यह क्या कर रहे हो? जियांग नंझिंग, यह निषिद्ध विद्या है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुअनयान, संप्रदाय ही तुम्हारा असली घर है। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो तुम्हारे साथ अंत तक रह सकता है। जियांग नंझिंग, अनुजा, तुम जाग गई। गुरु भाई, क्या तुम मुझे वापस लाए हो? तुम क्या करना चाहते हो? हम बचपन से यहाँ साथ पले बड़े हैं, साथ में अभ्यास किया, चुपके से पहाड़ से नीचे गए,
साथ में गुरुजी की सजा भुगती। अगर हम बस पुराने दिनों में वापस लौट सकें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु भाई, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे अब गुरु भाई मत कहो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। रुआन यान, मेरे साथ चलो। रुआन यान, मैं तुम्हें पीछे वाले पहाड़ पर धूप सेंकने ले जाऊंगा, बिल्कुल बचपन की तरह। तुम समझ जाओगी। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। अरे गुरु भाई, मुझे छोड़ दो। बचपन में तुम हमेशा कहते थे कि संप्रदाय का आसमान हमेशा ग्रे रंग का होता है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा पहाड़ी के पीछे वाली चट्टान पर, वह जगह जहां सूरज की किरणें पहुंचती हैं। तुमने उस दिन कहा था कि वह तुम्हारे द्वारा देखा गया सबसे सुंदर नजारा है। वरिष्ठ भाई, खुद को धोखा देना बंद करो। मेरे मन में तुम्हारे लिए हमेशा से सिर्फ भाई बहन का रिश्ता रहा है। भले ही हम सूरज देख लें, इससे कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। रुआन यान वापस आ गई। वह निषिद्ध क्षेत्र है। अब समय बहुत कम बचा है। रुआन यान अब 24 साल की हो चुकी है। बस 2 दिन और। यही अनुष्ठान का सबसे सही समय है। उसे किसी भी हाल में भागने नहीं देना है। निश्चिंत रहो। वेनबाई उसे वापस ले आया है। बस। क्यों? कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं पसीज गया जब तुम उसे संप्रदाय में वापस लाए थे? क्या तुमने तभी नहीं देख लिया था कि उसकी ऊर्जा अमरता के अनुष्ठान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है? बस उसे अनुष्ठान में अर्पित कर दो, हम अमरता प्राप्त कर लेंगे। तुम भूल रहे हो, अगर रुआन यान का दिल नरम न होता और वह खुद को जियांग नंझेंग की ऊर्जा से न जोड़ती तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती ज़ेनलिंग संकट पैदा करने के लिए। मैं नहीं भूला हूँ। हालात ऐसे हो गए हैं कि वह अपनी जान दे देगी पर जियांग नंझेंग को चोट नहीं पहुंचाएगी। अगर मैंने चाल न चली होती तो जियांग नंझेंग पहाड़ की तलहटी से पहाड़ की चोटी तक घुटनों के बल न आता और मौका पाकर ऊर्जा रुआन यान को वापस न मिलती तो हमारी सारी योजना धरी की धरी रह जाती। कौन? रुआन यान। गुरुदेव, क्या वूनियन गुरु की कही बातें सब सच है? क्या मुझे अपनाना, ज़ेनलिंग का संकट, यहां तक कि मेरा जीवन बचाना, सब आपकी बिछाई हुई एक चाल थी? हाँ गुरुदेव, आपका यह व्यवहार मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि मेरा आधा जीवन एक मजाक बनकर रह गया है। मुझे तो लगा था कि वेनबाई का मुझे वापस लाना कुछ अजीब था, पर असल में यह सब आपकी ही कठपुतली का खेल था। वेनबाई, हम सब तो बस मोहरे हैं। वेनबाई, क्या तुम रुआन यान से प्यार नहीं करते? हमारा यह अनुष्ठान बस इसलिए है ताकि रुआन यान हमेशा संप्रदाय के भीतर ही रहे। मैं वचन देता हूँ, उसे कभी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इस तरह हम लंबे समय तक रुआन यान के साथ रह सकेंगे। यह तो सोने पे सुहागा है, फिर इसमें संकोच कैसा? क्या मैंने सही कहा? वरिष्ठ भाई, अब जबकि हालात ऐसे हैं, क्या तुम अब भी उनकी बातों पर विश्वास करती हो? मैं वेनबाई, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और रुआन यान बचपन के साथी हो। आखिर किस हक से कोई बाहरी व्यक्ति बीच में आ गया? गुरु भाई, गुरुभान, संप्रदाय में ही रहना क्या यह बेहतर नहीं? बिल्कुल पहले की तरह। गुरु भाई, तुम बहुत नादान हो। कुछ खा लो। 2 दिन हो गए हैं। गुरु भाई, क्या तुम सच में मेरी पूरी जिंदगी का फैसला करोगे
यह हमारा घर है। हम बचपन से यहीं पले बड़े हैं। क्या हमेशा ऐसे ही रहना ठीक नहीं? घर, गुरु भाई, जिसे तुम घर कहते हो, भूमि, यह तो बस दूसरों द्वारा बड़ी सावधानी से बुना गया एक पिंजरा मात्र है। हम दिन रात साधना करते हैं, गुरुओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, संप्रदाय के हर नियम का पालन करते हैं। हाँ, अंत में पता चलता है यह सब कुछ और नहीं, बस दूसरों की लालसाओं की पूर्ति है। क्या तुम्हें लगता है वे सच में मुझे बख्श देंगे? वो नियन गुरु ने कहा, अमरत्व की विधि शुरू करने के लिए बस मेरा संप्रदाय में रहना काफी है। क्या तुम सच में उनकी बातों पर यकीन करती हो? वे चाहते हैं कि मैं बलि बनूं। मेरी जान देकर वे अमरत्व पाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। याद है जब तुम मुझे पहाड़ के नीचे ले गए थे और मुझे बताया था कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी आजाद है? क्या यह सब वही नहीं है जो तुम हमेशा से चाहते थे? मैं बचपन में तुम मुझे चुपके से पीछे वाले पहाड़ पर ले जाते थे धूप सेंकने के लिए। मुझे बताते थे कि इस दुनिया में सिर्फ साधना ही नहीं और संप्रदाय के नियम ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ है जो पाने लायक है। अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उल्टे खुद को इस संप्रदाय में कैद कर लिया है और बाहर नहीं निकलना चाहते। रुआन यान, क्या तुम सच में कोशिश नहीं कर सकती मुझसे प्यार करने की, जबकि मैंने तुम्हें सबसे पहले जाना था? गुरु भाई, प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। गुरु भाई, गुरु भाई, संप्रदाय के बाहर कुछ लोग जमा है। उनका मुखिया चिल्ला रहा है। वो कह रहे हैं कि उसकी पत्नी यानी रुआन यान को उनके हवाले कर दो। वो जियांग नानझेंग है। प्रिय, तुम ठीक तो हो? जियांग नानझेंग, तुम में काफी हिम्मत है। तुम यहां तक पहुंच कैसे गए? बकवास बंद करो। मेरी पत्नी को फौरन छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे इस तुच्छ संप्रदाय को मिटा दूंगा। जुबान तो काफी बड़ी है तुम्हारी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे साधारण इंसान हमारा मुकाबला कर पाओगे? जियांग नानझेंग, यहाँ से भाग जाओ। तुम इनका सामना नहीं कर सकते। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। मैं कोई तंत्र मंत्र भी नहीं जानता। लेकिन अगर ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। वेन बाई, इसे मार डालो। जियांग नानझेंग को खत्म कर दो। तुम्हारी गुरु बहन पूरी तरह टूट जाएगी और संप्रदाय में ही रहेगी। तब तुम हमेशा के लिए अपनी गुरु बहन के साथ रह सकोगे। क्या यही वह नहीं है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो? गुरु भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जियांग नानझेंग, तुम वाकई बहुत साहसी हो। गुरु बहन, मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। मैंने तुम्हें चुनने में गलती नहीं की। तुम्हारे गुरु सही कहते थे। तुम आज भी बहुत भावुक हो। अगर ऐसा है तो उनके साथ तुम भी मर जाओ। रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं मूर्ख नहीं हूँ। इस जादुई घेरे को पूरा करने के लिए सिर्फ गुरु बहन का यहाँ रहना काफी नहीं है। तुम उसे बलि चढ़ाना चाहते हो। उसकी ऊर्जा और जीवन का उपयोग करके तुम अमरता पाना चाहते हो। अब जानकर क्या कर लोगे? भले ही तुमने हमें कैद कर लिया हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जादुई घेरा सक्रिय हो चुका है। तुम्हारी क्षमता के अनुसार तुम इसे कभी नहीं तोड़ पाओगे। गुरु भाई, मैं इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं इसे अपने साथ नष्ट कर सकता हूँ। तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो और इस मायाजाल को एक साथ बांध दिया। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। गुरुदेव, मैं जानता हूँ आपने मुझे और मेरी अनुजा को जो यहाँ रखा है वह कभी भी दया के कारण नहीं था, बल्कि हमें केवल मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। जब से मुझे आपकी साजिशों का पता चला है, मैं तभी समझ गया था कि आप मेरी अनुजा को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकता हूँ? सहोदर, तुम रुक जाओ। ऐसा करोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे। प्रिय सहोदर,
हम साथ मिलकर कोई और रास्ता क्यों नहीं ढूंढते? जरूरी नहीं कि ऐसा ही करना पड़े। अनुजा, मैं नहीं चाहता कि तुम गलत समझो। जब से मुझे उनकी साजिशों के बारे में पता चला, मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे बचाऊं। मैं जानता हूं सहोदर मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस उन्होंने पहले ही मायाजाल बिछा दिया है। जैसे ही समय आएगा, यह मायाजाल सक्रिय हो जाएगा। मैं इसे रोकने में असमर्थ हूं। तुम्हें बचाने के लिए जियांग नानझेंग ने बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। मैं उनसे पीछे नहीं रह सकता। तुम पीछे नहीं हो। तुम पहले बाहर आओ, ठीक है? इसलिए मैंने इस मायाजाल को अपने प्राणों से जोड़ लिया है। जैसे ही मैं मरूंगा, यह सब समाप्त हो जाएगा। सहोदर, सहोदर, यह तो उस लड़के का फायदा हो गया। सहोदर, सहोदर, तुम पहले बाहर आओ, ठीक है? नहीं, जरूर कोई और रास्ता होगा। हम साथ मिलकर कोई उपाय ढूंढते हैं, ठीक है? यही तो तुमने अपने शिष्य को सिखाया है। वेनबाई, अच्छे से सोच लो। मायाजाल मिटेगा तो तुम भी मिट जाओगे। तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी और तुम्हें कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। गुरुदेव, यह इस जन्म में आखिरी बार है जब मैं आपको गुरुदेव कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुमने इतनी लंबी तैयारी की है, तुम रुकोगे नहीं। वैसे ही मैं भी नहीं रुकूंगा। सहोदर, 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 बस भी करो। क्या तुम यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? गुरु शिष्य का प्रेम उमड़ आया है क्या? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम उसे मायाजाल से बाहर निकाल दो, वह फिर भी जीवित नहीं बचेगा। अंत में केवल एक मृत शरीर ही बचेगा। हा हा हा। खुद की धार दी हुई तलवार सच में कितनी तेज होती है। सहोदर, तुमने ऐसा क्यों किया? अनुजा, रो मत। तुम कहती हो कि तुम्हारा यह जीवन दूसरों के हाथों की कठपुतली है, और क्या मैं इससे अलग हूं? हम दोनों में से किसी के पास भी तो अपनी आजादी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास हो। मेरी छोटी बहन, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इस जीवन में आखिरी बार खरीदी हुई कैंडी स्टिक है। अगले जन्म में तुम मुझे खरीद कर देना, ठीक है? ठीक है। सहुई एस हुयंग। सहुई, क्या फिर से बुरा सपना देखा? मैं बचपन से ही एक अनाथ रही हूं। मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा जब से मुझे होश आया है। सहुई ने ही हमेशा मेरा ख्याल रखा है। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना परिवार है। चिंता मत करो। रुआन यान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दादाजी, क्या मैं फिर से सहुई के बारे में सोच रही हूं? तुम्हें कैसे पता? जब से जियांग नंझेंग तुम्हें वापस लाया है, तुम हर दिन खोई खोई सी रहती हो। मैं सोच रही थी कि सहुई के अलावा मेरे पास सोचने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है। जो मर चुका है उसे तो मुझे मरना चाहिए था, वह मेरे लिए मरा। अरे नादान बच्ची, किसी की मौत तय नहीं होती। तुम्हारे सहुई का यह चुनाव था। उसने अपनी मर्जी से यह किया। वह तुम्हारी जगह नहीं मरा था। उसने अपने खुद के रास्ते को चुना था, अपने परिवार के लिए। लेकिन अगर वह मेरी वजह से न होता तो शायद आज वह यहां होता। मैंने उसे मुसीबत में डाला। कैसी मुसीबत? दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता जो बिना वजह हो।
तुम्हारे सहुई ने तुम्हारी रक्षा की क्योंकि तुम इसके काबिल हो। मैंने इतनी उम्र बिता ली है, बहुत से लोगों को मजबूर देखा है और बहुतों को बलिदान देते देखा है। तुम्हारे सहुई का बलिदान तुम्हें पछतावे में जीने के लिए नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि तुम आजादी से जियो, उस खूबसूरती के साथ जिसे वह खुद जी नहीं सका। पर मैं उसे भूल नहीं पा रही हूं। मेरी बाहों में उसकी आखिरी सांसें अगर भूल नहीं सकती तो याद ही रखो, सच्ची यादें दर्द को हाथों में थामे रखना नहीं है, बार बार उसे कुरेदना, बल्कि उनकी भावनाओं को दिल में संजोकर रखना है। उनकी उम्मीदों को साथ लेकर खुशी से जीना है। तुम्हारे गुरु भाई तुम्हें आजाद देखना चाहते थे, तुम्हें खुश देखना चाहते थे। रुआन यान, बिना किसी बंधन के अपने मन को मुक्त रखो, दर्द में मत डूबो और न ही उसे कसकर पकड़ कर रखो। अगर दर्द आया है तो उसे आने दो और फिर उसे बह जाने दो। तुम्हें बनना चाहिए दर्द का एक जरिया, न कि उसका पात्र। तुम्हारे गुरु भाई ने अपनी जान देकर तुम्हें यह नया जीवन दिया है। तुम इस नए जीवन को अपने लिए एक कैद नहीं बना सकती। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे खुद को प्राथमिकता देनी है। अच्छे से जियो और देखो घर के सभी लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे डर है तुम्हें ठंड न लग जाए। लो, यह कंबल ओढ़ लो। मैं तुम्हारी बड़ी बुआ ने मुझे देखने भेजा है। उन्हें डर है कि तुम्हें भूख लगी होगी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं। बुआ, अभी तो सुबह होने वाली है, क्यों ना आप सीधे नाश्ता ही बना ले। तुम भी ना शरारती लड़के मुझसे ही बहस करने लगे। मैं तो बस बुआ की बात मान रहा हूँ। हा हा हा। वैसे सच कहूँ तो मुझे वाकई थोड़ी भूख लग रही है। सच में भूख लगी है। अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। शुक्रिया बुआ। अरे, मुझे भी थोड़ा बाहर टहल लेना चाहिए। प्रिय, आगे तुम जो भी करना चाहोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम सूरज देखना चाहोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर कैंडी खानी हो तो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। अब से मैं इतना नहीं सोचूंगा। हम एक परिवार हैं। खुशी खुशी नया साल मनाएंगे। ठीक है। आजेंग, तुमने ये मोमोज कैसे बना दिए? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे बुआ, दादाजी ने तो कहा था कि मोमोज खाने लायक होने चाहिए बस। अरे नहीं, तुम ऐसे बनाओगे तो उबलते ही बिखर जाएंगे। तुम भी ना, पिछले साल के मोमोज अभी भी मन नहीं भरा। टूट गए तो क्या हुआ, निकाल कर खा लो। क्या इतना काफी नहीं है? एक परिवार, एक परिवार। यहाँ इतने नियम कायदे कहाँ है? पापा, आप उसे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रहे हैं। अरे सुनो जियांग, तुम्हारे ये मोमोज 1 साल से अभ्यास कर रहे हो, पर तुम्हारी कला अभी भी शब्दों से परे है। हा हा हा। मैं तुमसे कहता हूँ, इस साल के मोमोज अगर तुमने फिर से ऐसे बनाए तो तुम्हारी ईदी आधी कर दूंगा। प्रिय, मुझे बचाओ। तुम शैतान लड़के, मैं तुम्हें बताता हूँ, पुरुषों को घर के काम आने चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए हर बार अपनी पत्नी को मत पुकारो। तुम भी ना, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे दादाजी, बातें तो ठीक है, पर हाथ मत उठाइए। हा हा हा। रुआन यान, ये रहा इस साल का लाल लिफाफा। 7 जी। शुक्रिया दादाजी। शुक्रिया की जरूरत नहीं, हम सब एक ही परिवार तो हैं। दादाजी, हम दोनों भी तो पुरुष हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बना रहे? सही कहा पापा,
आपको भी साथ में बनाने होंगे। क्या मुसीबत है? सौभाग्य। तुम शरारती लड़के, क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आती अपने 80 साल के दादाजी पर, जो त्योहार के दिन मजदूरी कर रहे हैं? अरे दादाजी, आप बस बनाते रहिए, मैं और रुआन यान, हम दोनों अकेले में समय बिताने जा रहे हैं। अरे तुम ही, तुम क्या हंस रहे हो? ही, तुम क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है शादी करना काफी अच्छा है। तुम क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है शादी करना काफी अच्छा है। प्रिय, नया साल मुबारक हो। मैडम, एक सज्जन आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है। मुझसे? कौन है? आधी रात को कौन